हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th। आज इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लाया गया है इंग्लिश कोर में पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टोटल 40 क्वेश्चंस जो है हमने सेट वाइज बना के दिया है आपको, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा। आप साइंस के हैं या आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और सब में से क्वेश्चन भिड़ेगा आपका। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है साइंस में आए, कुछ क्वेश्चन आर्ट्स में आए, लेकिन आएगा जरूर ये क्वेश्चंस। तो देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे इंग्लिश कोर का क्लास 11th के लिए झारखंड बोर्ड में। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, मतलब 40 अलग अलग क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन मिलेगा। तो रीडिंग सेक्शन में एक गद्यांश हो सकता है, थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा कुछ भी, पर ये गद्यांश जो आपके सामने प्रस्तुत है ये जरूर से जरूर आएगा। आर्ट्स में आएगा या साइंस में वो तो मैं नहीं बता सकता, पर आएगा जरूर। तो देखते हैं ये क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग आंसर करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे आपको समझाया भी जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ के जाएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसके लिए 6 क्वेश्चन आपको रहेंगे, ये आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा। याद रखें, ये जो एक्सट्रैक्ट मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको सीधा सीधी 6 नंबर दिला के जाएगा। तो आगे बढ़े, स्टार्ट। Motivation for ruralism in underdeveloped countries are understandably different from those in developed countries। तो यहाँ पे बताया गया रूरलिज्म के बारे में। ठीक है, तो रूरलिज्म क्या होता है? ग्रामीण परिवेश। तो ग्रामीण परिवेश का जो डेवलपमेंट ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे? तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो ज़्यादा विकसित देश नहीं है, और इसका ज़्यादा ज़रूरत है। देयर इज अ शेयर फिजिकल नेसेसिटी फॉर द वेरी एक्ट ऑफ मैन सर्वाइवल। और मानवता बची रहे इसके लिए ज़रूरी है कि इसका उत्थान किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान किया जाए। इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सा होता है? जो गरीब देश हैं एशिया और अफ्रीका के, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। विच आर प्रीडोमिनेटली रूरल, और ये ज़्यादातर, प्रीडोमिनेटली मतलब ज़्यादातर कैसे हैं? ग्रामीण है। द ओनली लीवर, ये लीवर वर्ड को ध्यान रखेंगे। ओनली लीवर, जो गाड़ी में लीवर होता है उसी लीवर के बारे में बात हो रही है। that can lift human life above its present subhuman level is rural development। तो कोई चीज़ जो देश का उत्थान कर सकती है वो क्या है? जो सब ह्यूमन कंडीशन में मानवता है उसका डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। रूरल लाइफ इन सच कंट्रीज हैज़ बिन स्टैग्नेटिंग फॉर सेंचुरीज ऑन एंड। तो कई सेंचुरीज से यहाँ पे जो है घुट रहा है यहाँ का मानव, कोई विकास ही नहीं हो रहा है। नथिंग वर्थवाइल हैज़ बिन डन टू एमुलरेट, ये वर्ड को ध्यान रखेंगे, आगे हमें काम आएगा। एमुलरेट, कुछ भी ऐसा खास नहीं किया गया है जो ठीक कर सके द कंडीशंस ऑफ द रूरल पीपल विच इज ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर क्वाड्रप्ट काउंटर पार्ट्स। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो मनुष्य का जीवन है इनका क्वाड्रप्टेड काउंटर पार्ट्स के बराबर ही है। क्वाड्रप्टेड मतलब क्या होता है? चौपाया जानवर, याद रखेंगे। तो जानवरों से थोड़ा ही बेहतर यहाँ पे लोगों का जीवन है ग्रामीण क्षेत्र में, ये बताया गया यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विच आर प्रीडोमिनेटली रूरल द ओनली लेवर that can lift human life above its present subhuman level in rural development. Rural life in such countries has been stagnating for centuries on end. बता दिया गया आपको। Nothing worthwhile has been done to ameliorate the conditions of the rural population. कुछ खास विकास के लिए किया नहीं गया है गरीबों के लिए। Which is only slightly different from that of their quadruped counterparts. तो चौपाया जानवर से थोड़ा ही बेहतर यहाँ पे मनुष्य का जीवन है। Ignorance, ill health and poverty have become synonyms ऑफ रूरल लाइफ। और गांव के जीवन का जो है पर्यायवाची बन गया है। क्या इसके गांव के जीवन का पर्यायवाची बन चुका है? तो ये यहाँ पे देखेंगे कि उसका पर्यायवाची क्या बना है? इग्नोरेंस, अज्ञान, इल हेल्थ, खराब तबीयत होना, बीमार होना, गरीबी होना, ये सब पर्यायवाची हो गया है किस चीज़ का? तो रूरल लाइफ का। बट द वर्स्ट ट्रेजेडी is that the concerned human population have taken in this state of affairs for granted। पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोगों ने इसको taken for granted लिया है, मतलब इसको हल्के में लिया है as something unalterable। और ऐसा लगता है कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, जिसे अल्टर नहीं कर सकते, मतलब जिसे ठीक नहीं कर सकते। something for which there is no remedy, और ऐसा लगता है कि इसका कोई दवाई ही नहीं है, इसका कोई उपाय ही नहीं है।
एवरी रे ऑफ होप हैज़ गॉन आउट, आशा की सारी किरण जा चुकी है, ऑफ देयर लाइव्स, उनके जीवन से। इन सच कंट्रीज रूरल डेवलपमेंट इज द इनएविटेबल कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल और नॉन मटेरियल एडवांसमेंट। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि रूरल डेवलपमेंट बिल्कुल इनएविटेबल है, इसको लाना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। एज सच एनलाइटेड सेक्शंस ऑफ ऑल सच कंट्रीज हैव बीन टेकिंग एन एवर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ऐसा ही हम लोग देख सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के बारे में हर ऐसा देश बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इसको ठीक किया जाए, ग्रामीण विकास किया जाए। दिस वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और आज़ादी के संघर्ष में भी ये एक अहम हिस्सा रखता था। क्या? तो रूरल डेवलपमेंट। इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ वेल नोन दैट अटेम्प्ट्स एट रूरल डेवलपमेंट वेर एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और ऐसा बताया गया है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी ये एक अभिन्न अंग था, ग्रामीण विकास। लीडर्स लाइक गांधी जी रियलाइज्ड क्वाइट वेल दैट रियल इंडिया लिव्ड इन हर स्टैग्नेटिंग विलेजेस। गांधी जी सरीके नेता ये अच्छे से जानते थे कि असली भारत गांव में ही बसता है। सिटीज़ विच वेर मोस्टली द प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कॉलोनिज्म, और जो शहर है वहाँ पे ज़्यादातर वेस्टर्न प्रभाव कायम है। वेर जस्ट आर्टिफिशियल शो पीसेस, वो आर्टिफिशियल शो पीसेस थे। तो बम्बई कलकत्ता के जो लोग थे वो अंग्रेजों का ही नकल करते थे और अंग्रेज ही दिखते थे। ग्रामीण भारत असली भारत था, ये कहने का अर्थ है। इवन देन देयर वर टू वर्ल्ड्स, उस समय भी दो अलग दुनिया था। द पॉश एरियाज वेयर द एफ्लुएंट फ्यू, तो जो पॉश एरिया था, जो बहुत ही अमीर एरिया था, वो बहुत ही रईस लोग वहाँ बसा करते थे। मोस्टली द प्रोडक्ट्स एंड कस्टोडियंस ऑफ इम्पेरियल इंटरेस्ट लेफ्ट, और वहाँ पे जो है अंग्रेजों के ही जैसे सोच विचार रखने वाले अमीर लोग ही बसा करते थे। वेयर लिटिल आइलैंड्स इनगल्फ्ड बाय द वास्ट ओशन ऑफ डर्ट, लेकिन वो जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे अमीरों का, उसके आसपास बड़ा महासागर था गंदगी का, जो कि रिप्रेजेंट करता था वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, कि बड़ा विशाल जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता था। वो बहुत ज़्यादा संख्या में था और अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। सिटीज़ वेयर बाय नो मीन्स अननोन टू इंडिया, शहर ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अपरिचित था, जानते थे। बट इन एंशंट इंडिया दे वेर इंटीग्रल पार्ट्स, और एंशंट इंडिया में वो अभिन्न अंग थे, ऑर्गेनिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड सोसाइटी, और वो बाकी गांव से, शहर से, समाज से जुड़ा हुआ करता था पुराने समय में। बट मॉडर्न सिटीज़ आर एक्सोटिक सेंटर्स ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन आधुनिक काल में जो शहर है वो बिल्कुल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है, आप जानते ही हैं, किसी चीज़ का मिसयूज़ करना। Cities in ancient India were the flower of cultural and artistic excellence of the nation. Modern cities are just parasites. तो पुराना शहर अच्छा होता था जो, लेकिन आधुनिक शहर है वो कैसा है? पैरासाइट्स, मतलब परजीवी, दूसरे को खाने वाला, भक्षण करने वाला। Preying on the डिबिलिटलिंग द कंट्रीज, और वो देश को खा रहे हैं। जो शहर के लोग हैं, बड़े महानगर के लोग हैं, वो गरीबों का खून पसीने का मेहनत खा जा रहे हैं। हेंस गांधी जी स्टार्टेड द गो टू विलेज मूवमेंट, इसलिए गांधी जी ने एक क्रांति शुरू किया, गांव की ओर चलो, विच अलोन अकॉर्डिंग टू हिम कुड ब्रिंग फ्रीडम टू इंडिया एंड सस्टेन इट। और इसमें इतनी ताकत थी जो उन्हें लगता था कि इसी से हमें आज़ादी मिल सकती है और आज़ादी कायम रह सकती है। रूरल डेवलपमेंट had the pride of place in his strategy of nation's freedom, thus it had its origin in freedom struggle। तो यहाँ पे बताया गया है कि रूरल डेवलपमेंट में ये गर्व की बात है कि भारत के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये फ्रीडम स्ट्रगल का एक हिस्सा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा पैराग्राफ्स पढ़ा, 4, 5, 6 पैराग्राफ जो हैं बड़े छोटे मिला के सबको पढ़ा। पढ़ने के बाद अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है, तो क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और साथ में आंसर्स को भी देखते जाएंगे कि क्या इसका आंसर्स होता जाएगा। तो आप यहाँ पे मेरा वीडियो बीच बीच में पॉज करके मेरे बताने से पहले आप आंसर खुद से बताने की कोशिश करें कि कितना आंसर आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीवर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इस पैसेज के हिसाब से लीवर क्या है? मशीन वाला लीवर है, ठीक है। चलिए आप आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा
नंबर सी, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल मासेस, गरीबों का उत्थान। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ टू अकॉर्डिंग टू ऑथर। तो ऑथर के हिसाब से सबसे बुरा दुर्भाग्य का चीज क्या हुआ है, वर्स्ट ट्रेजेडी क्या है इनमें से, पढ़िए और बताइए। राइट आंसर है सी, लैक ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लोग ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट होना जरूरी है, गांव का विकास होना है, ये वो सोचते ही नहीं है। नंबर 3, रूरल डेवलपमेंट वाज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। फ्रीडम मूवमेंट का, देश की आज़ादी की क्रांति का ये अभिन्न अंग था, क्यों? पढ़िए ऑप्शंस और आंसर बताइए। 3 का आंसर है बी, ठीक है, इसलिए क्योंकि देश का ज़्यादातर हिस्सा गांव था। द कंट्री कंप्राइज्ड ऑफ मेनली विलेजेस, ठीक है। सैंपल पेपर में कभी गलत आंसर भी दिया हो सकता है, ऐसा अगर कोई सैंपल पर बता रहा है रियल इंडिया वाज देन अंडर द ब्रिटिश रूल, तो ये आंसर यकीनन गलत है, आप इसको गलत समझेंगे। राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब गरीब देशों में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है? ऑप्शंस पढ़ के बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है आपका नंबर सी और नंबर डी काफ़ी क्लोज आता है, ठीक है। तो सी और डी दोनों ही सही है, पर उसमें से जो ज़्यादा सही है वो आपका नंबर सी हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएंगे नंबर सी। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन द पैसेज। तो यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम के आसपास पूछ सकता है। तो यहाँ पे वर्ड दिया आपका एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का अर्थ क्या होता है? आसान है, राइट आंसर है नंबर ए, फुल्ली अवेकेंड, पूर्ण रूप से जागृत। अगला क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन से ही, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन द पैसेज। तो अपोजिट वर्ड आपको चुनना है। एमुलरेट के लिए अपोजिट वर्ड क्या होगा? ठीक है, तो अपोजिट वर्ड, एमुलेट का मतलब होता है बेहतर करना, तो अपोजिट हो जाएगा वर्सन और बुरा कर देना। अब रीडिंग सेक्शन से बाहर आते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? थोड़ा जल्दी बताता हूँ क्योंकि ये सारा चीज़ मैं पहले ही समझा चुका हूँ। लॉन्ग सेंटेंसेस, तो मेरे पुराने वीडियोस इस चैनल पे आप जाके जरूर देखें, तो वहाँ पे आपको रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन का बहुत सारा वीडियोस मिलेगा जिसमें आपको ये सारा चीज़ पहले ही बताया जा चुका है। आगे, एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज इन। एब्रीविएशंस को सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग इसको जानते हैं नोट मेकिंग में, नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, समरी डज नॉट एक्सीड ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो कोई भी समरी जो है वो कितने वर्ड्स में होना चाहिए? ठीक है, तो समरी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो 1/5, जितना छोटा हो उतना बेहतर है। नंबर 10, द समरी कंटेन्स। समरी में क्या होता है इन चारों में से? देखिए और जल्दी बताइए। राइट आंसर है इसका ए, मेन आइडिया। ठीक है, मेन आइडिया जरूर होना चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। आगे, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो है करेक्शन आपको करना है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये है कि जो गलती है उसको ठीक करना है। अंडरलाइन चीज़ आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में हो सकता है बोल्ड किया हो सकता है अंडरलाइन किया हुआ हो, जैसा भी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ है बहुत सारा वर्ड्स, तो इन सब में गलतियाँ हैं और इनको आपको ठीक करना है। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ग्रामर सेक्शन में अब हम लोग आ चुके हैं राइटिंग से बाहर निकल के। क्वेश्चन नंबर 11 में है, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एन के जगह क्या होगा? जल्दी से सोच के बताइए, आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने। तो एन के जगह हो जाएगा नंबर बी, अनदर। नेक्स्ट है, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टुडे। ये सेंटेंस में क्या करेक्शन होना चाहिए? अपीयर हो जाएगा या फिर हैज़ अपीयर्ड होगा या अपीयरिंग होगा या फिर करेक्शन की ज़रूरत नहीं है? सेंटेंस पढ़ के जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा डी, नो करेक्शन। इसमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। ये देखिए सेंटेंस गलत लग रहा है, राम वेटिंग तो हो ही नहीं सकता है, तो राम कैसे करेगा? जल्दी से बताइए। राम इज वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, तो 13 का हो जाएगा बी। तो आप समझ लीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं शॉर्ट में तो रट लीजिए, ये क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। नेक्स्ट है, गीता हैव रेड दिस बुक सिंस 10 AM। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, सिंस जहाँ पे भी होता है, फॉर जहाँ पे भी होता है, तो सिंस और फॉर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर इशारा करता है,
और अब आपको मैंने हिंट दे दिया, आंसर आप बताइए 14 का क्या होगा। 14 का राइट आंसर होगा ए, गीता हैज़ बिन रीडिंग, क्योंकि गीता के साथ हैव नहीं आ सकता, हैज़ आएगा, और बिन रीडिंग इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है सिंस और फॉर के कारण। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, वेट वाइल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड। तो यहाँ पे वाइल के जगह आप क्या लाना चाहेंगे, ऑप्शंस देखिए। राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी, ठीक है। वेट टिल द बस स्टॉप्स, तब तक इंतजार करो जब तक कि बस आके रुक नहीं जाता है, हड़बड़ा के बस के सामने मत कूद जाना, ये कहने का सेंस है। नेक्स्ट है, आई विश सीता वुड पास द एग्जाम। यहां पे बताइए वुड के जगह क्या आप लाना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहां पे किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है, नंबर सी राइट आंसर। कोई भी विश करते हैं काश में प्रधानमंत्री होता है या कुछ भी विश, तो वहां पे वुड का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, पहले भी बताया मैंने वीडियो में। अब रीअरेंज द सेंटेंस, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये वाक्यांश हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है। ये चारों फ्रेजेस को मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है, तो उसके लिए कोड है, इन कोड्स को आप ध्यान देंगे, वहाँ पे PQRS ऐसा 4 कोड दे दिया। चारों कोड को सीरियली आपको सजाना है, ठीक है। सीरियली मतलब 1 में कौन आएगा, 2 में कौन आएगा, 3 में कौन आएगा, 4 में कौन आएगा, उस सीरियल के हिसाब से आप इसको सजा के आंसर लिखते हैं। तो कौन सा सजावट इसमें से सही है जो मीनिंगफुल सेंटेंस बताएगा, किस तरह से इसको सजाएंगे क्रमवार तरीके से, ये आपको चुनना होता है। तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया तो आपके लिए आसान है, पहली बार आप नया नया एग्जाम के टाइम में पढ़ना है तो आपको लगेगा ये मुश्किल है। खैर देखते हैं अब आंसर में। तो 17 का आंसर आप सॉल्व करिए, मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। 18 में भी ठीक उसी तरह से देखते हैं, द पुअर सपोर्ट आई एवरीडे, तो राइट आंसर हो जाएगा आई सपोर्ट द पुअर एवरीडे। तो आई हम देखते हैं कहाँ पे है, सबसे पहले क्या आएगा, नंबर 1 में आर, नंबर 2 में सपोर्ट, नंबर 3 में द पुअर, नंबर 4 में एवरीडे। तो इस हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सबसे पहले आना चाहिए आर, फिर क्यू, फिर पी, फिर एस। तो आर क्यू पी एस कहाँ पे है, जहाँ पे है वही सही आंसर है। तो आर क्यू पी एस नंबर 1 पे मिल जाता है, इसलिए नंबर ए फिर से सही है। 18 का आंसर हो गया ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको तरीका समझाया कैसे इसको ढूंढते हैं आंसर को। आगे देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस को ठीक करना है अगर जरूरत है तो। यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्ट तो हो नहीं सकता, क्या होगा, पैसिव सेंटेंस है। आंसर बताइए, नंबर बी यू आर रिक्वेस्टेड। नेक्स्ट है, शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार, तो 20 नंबर में है शुड यू प्लीज लैंड मी योर कार। तो ऐसा तो शुड यू से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, कुड यू होगा, शुड यू नहीं हो सकता, नंबर बी। नेक्स्ट है, गोपाल नीड टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, तो गोपाल के साथ नीड तो हो ही नहीं सकता है, नीड्स होगा। अब जल्दी से आप बताइए क्या हो सकता है। 21 का राइट आंसर होगा सी, व्हेन ही वाज इन मुंबई। तो यहाँ पे वाज से पता चलता है कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है, इसलिए कोई भी पास्ट रूटीन वर्क के बारे में हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं। कोई रूटीन हैबिट है पास्ट का, तो उसके लिए यूज टू का यूज करेंगे हम लोग। 21 का हो गया सी। आगे बढ़ेंगे, 22, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, तो खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के लिए क्या यकीन करना मुश्किल था, यह सब मैंने पहले सैम्पल पेपर में आपको बता दिया है। राइट आंसर है ए, दैट शी हैड एवर बीन यंग एंड प्रीटी। नेक्स्ट है, व्हाट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर के लिए हैप्पीएस्ट हाफ आवर क्या हो सकता है। कुछ सैम्पल पेपर्स में गलत आंसर बताया गया है, राइट आंसर है सी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप एक काम करेंगे, आप ओरिजिनल बुक में जाएंगे, वहाँ पे आप पेज 5 में देखेंगे और वहाँ पे पैरा नंबर 2 में देखेंगे, सेकंड पैरा में, ठीक है। तो आपको ये लाइन दिख जाएगा, राइट आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, 23, तो दादी को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती थी आधे घंटे के लिए, जब वो चिड़िया को दाना देती थी, खाना देती थी, रोटी देती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी, तो कुत्ता गांव में था, शहर में क्या था जिसको खाना खिलाती थी, तो आसान आंसर है नंबर ए स्पैरोज। द वेट ऑफ द वेव वॉकर वॉज 30 टन्स।
द वॉयज वेंट कैप टाउन ऑन पीसफुली अप टू, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर आया है, ये यहाँ पे नहीं होगा। द वॉयज वेंट ऑन पीसफुली अप टू, तो राइट आंसर हो जाएगा केप टाउन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सू, सू का फुल नेम क्या था, तो सुजैन, नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग्स पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण, तो किस चीज को मानव के जैसा दिखाया गया है, तो राइट आंसर है डी रेन, रेन को दिखाया गया मानव के ऐसा क्योंकि वो बात कर रहा है। नेक्स्ट है द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ, तो कवि के हिसाब से बारिश किस चीज का स्रोत है, सोर्स है, तो लाइफ का, नंबर बी। द एक्सप्रेशन टू लैव इन द पोएम मीन्स, लैव का अर्थ यहाँ पे क्या है, लैव का मतलब होता है वॉश, तो वॉश का मतलब यहाँ पे है जो सबसे नजदीक, टू बाथ, नहलाना, ठीक है, साफ करना, धोना। 31 में आते हैं, व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, नेचर के साथ रेन क्या करती है, साफ करती है, खूबसूरत करती है, दोनों या दोनों से कोई नहीं, राइट आंसर है सी, ठीक है, बोथ, दोनों काम करती है। हु रोड द स्टोरी रांगाज मैरिज, रांगाज मैरिज स्टोरी किसने लिखा है, मुझसे पहले आप आंसर बनाइए तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हुई है। राइट आंसर है डी मस्ती वेंकटेशा अय्यंगर। नेक्स्ट है हु नैरेटेड द स्टोरी रांगाज मैरिज, वीडियो पॉज करिए और फिर आंसर बताइए। राइट आंसर है श्यामा। व्हाट इज होशाहल्ली, होशाहल्ली क्या है, तो गांव का नाम है, नंबर ए रांगाज विलेज। 35 में आते हैं, वेयर वॉज होशाहल्ली विलेज नॉट मैंशनड, कहाँ पे होशाहल्ली विलेज का मेंशन नहीं है, राइट आंसर ए ज्योग्राफी टेक्स्ट, ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में नहीं है। वेयर डिड अरम लिव, अरम कहाँ पे रहता था, सादा घोड़ा याद आया, एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, नंबर डी राइट आंसर है। हाउ वॉज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू अरम, अरम के हिसाब से घोड़ा कैसा था, मैग्निफिसेंट लवली, शानदार और सुंदर, ब्यूटीफुल वाइट था, या नन ऑफ द अबव था, तो राइट आंसर है नंबर सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं 38, क्वेश्चन 38 में आते हैं और क्वेश्चन है हु कुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ गैरो घैलेनियन फैमिली, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, गैरो घैलेनियन, ये क्वेश्चन भी आता है, ट्राइब का नाम, ठीक है, तो गैरो घैलेनियन फैमिली में कौन नहीं हो सकता है, गरीब हो सकते हैं, सब गरीबी थे, रिच हो सकते हैं या नहीं बताइए, थिफ हो सकते हैं कि नहीं बताइए, क्रेजी हो सकते हैं कि नहीं। देखिए तो गैरो घैलेनियन फैमिली के बारे में बताया गया कि वो गरीब थे, वो क्रेजी थे, वो अमीर नहीं थे और चोर तो हो ही नहीं सकते थे, तो यहाँ पे देखिए रिच भी आंसर सही है, पर जो ज़्यादा सही आंसर है वो है थीफ, चोर बिल्कुल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हाउ वॉज अंकल कोजरोव, अंकल कोजरोव कैसे थे, हॉट टेम्पर मतलब गुस्से वाले, इरिटेबल बात बात में चिड़चिड़ाते थे, इम्पेशेंट धैर्य नहीं था, तो राइट आंसर है नंबर डी, ये तीनों क्वालिटी उनमें थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ एड्रेस, एड्रेस चैप्टर के ऑथर का नाम बताना है, तो राइट आंसर है मार्गा मिन्को, नंबर बी। तो इस तरह से मैंने आपको ये 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया मॉडल साइड के तहत, और आप इसको जल्दी से जल्दी याद कर ले, रट ले, समझ ले, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा और बहुत ही जल्दी। और मैं ऐसा ही एक सेट आपके सामने ला के दे रहा हूँ जो कि आप तुरंत से देखें, प्रैक्टिस करें, बनाएं और शॉर्ट करें, तो आपके सामने बहुत ही जल्दी आ रहा है पार्ट 2 आज के आज। थैंक यू, कीप रीडिंग एंड स्कोर very very high marks. Good luck.